एक और कारोबारी हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। अब तो मंथली एक्सपायरी पर है हमारी नजर, कुछ नतीजों का रिएक्शन भी आने वाला है। एक बार फिर से पूरा हफ्ता हमें काम करना पड़ेगा, बट इसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड आ रहा है हमारे लिए। तो क्या बाजार पिछले हफ्तों की सुस्ती से बाहर निकलेंगे या फिर रेंज में अटके रहेंगे, ये है बड़ा सवाल, इस पर रहेगा फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो सुस्ताए रेंज से क्या हम बाहर निकलते हैं? ऑफ कोर्स नतीजों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, इसका पूरा विश्लेषण आज आपको मिलने वाला है। लेकिन दीप बताइए, ट्रिगर्स कौन से रहेंगे इफ इट ऑल, या हम अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं? और एक ट्रिगर तो ये भी है, क्योंकि काफी सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि आप और मैं शो की शुरुआत आज सुबह कैसे कर रहे हैं। तो बढ़िया रहता है नेहा की कंपनी जब भी हो शो की शुरुआत के लिए। बट अनिल जी भी आ रहे हैं, इनफैक्ट वो सुबह हमारे साथ होने वाले थे, उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, तो बस कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फ्लाइट थोड़ी डिले होने के कारण आज थोड़ा डिले हो गए, बट तब तक नेहा पूरी कंपनी दे रही है हमें और पूरा एक्शन पर भी करेंगे फोकस। आज अगर आप बाजार पर नजर डालें तो ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट से तो कुछ नया ज्यादा बड़े संकेत आ नहीं रहे। जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, एकदम फ्लैट पूरे हफ्ते के लिए अमेरिकी बाजार रहे हैं और आज सुबह भी वहां पर आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। फ्राइडे को भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं दिखा था। एक्शन ओवर द वीकेंड आया है और वो नतीजों का रहा है। दो दिग्गजों के नतीजे आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो इसका रिएक्शन आज आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बैंक अर्निंग्स के लिहाज से आज इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आएंगे, वहां पर रिएक्शन आने वाला है। ये हफ्ता नतीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं और उसमें विप्रो यहां पर 27 तारीख को नतीजे आएंगे और इसके साथ ही बायबैक पर भी विचार करने वाला है। तो आईटी बायबैक्स एक बार आपके लिए फिर से फोकस में आते हुए दिख सकते हैं। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, बट वही सबसे बड़ी बात है, कंसोलिडेशन अभी भी दिख रहा है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट्री कमोडिटी स्पेस की भी दे दूंगी कि ये अच्छी खासी दमदार प्रायर वीक में तो दिखा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इक्विटी मार्केट की भी नजर लग गई। प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला, सोना अपने रिकॉर्ड हाई से लुढ़क आया। चांदी की भी बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखा है। 5 हफ्तों बाद रिलीफ की बात ये रही ऑफ कोर्स कि कच्चा तेल है, उसमें हमने आप कह सकते हैं नेगेटिव वीकली रिटर्न्स बनते हुए देखे। बेस मेटल्स ने भी थोड़ा सुस्ताने का काम किया और एकमात्र एक ही ट्रिगर रहा, अमेरिका में रिसेशन का फियर और फेडरल रिजर्व अभी भी रेट हाइक को लेकर शायद अड़ा रहे। तो ये फैक्टर है जिसने पूरे कमोडिटी स्पेस पे अपना दबाव बनाने का काम किया। लेकिन अब बात वही निकल कर आती है दीप, ये हो क्या रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? मतलब एक दायरे में फंसकर रह गए, समझ नहीं रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब फैक्टर यही है कि बाजार के लिए जो एक बड़ी बात चल रही थी कुछ समय पहले, आपको याद होगा, बैंकिंग क्राइसिस आई, अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस आई, यूरोप में बैंकिंग क्राइसिस आई। वहां पर बाजार पहले एडजस्ट होने लगे, फिर बाजार एडजस्ट होने लगे कि इसका क्या फेड पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। हमने देखा कि इसका फेड पर असर नहीं पड़ा। उसके बाद इकोनॉमिक डेटा सुस्ती वाला आने लगा, उसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। तो एसेंशियली बात यही चल रही है कि एक कंसोलिडेशन का दौर आ गया है। एक तरह से बुल वर्सेस बेयर की जो हम लगातार बात करते हैं, वैसी सिचुएशन बाजार में इस समय बनती हुई दिख रही है, जहां पर लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहां से अब आपको बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है। बढ़िया पुल बैक तो हमने देख लिया। अगर आप इस साल देखेंगे, ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स की अच्छी रही है। 7.5% ऊपर आपको डाउ दिख रहा है, नैस्डैक 18% ऊपर है इस साल माफ कीजिएगा। तो वहां से पुल बैक आ गया, पर क्या आगे की चाल बुलिश हमें रखनी है या बेरिश रखनी है? क्या इकोनॉमी का रिसेशन आने वाला है और उसका डर, इसके लिए बाजार तैयार हो, या फिर फेड का रेट हाइक साइकिल खत्म होने वाला है और इन्फ्लेशन काबू में आने वाला है, इस पर तैयार हो? और वहां पर आपको एक सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो जो बड़ा ट्रिगर अभी हमारे लिए बचा हुआ है वो है 3 मई की फेड की पॉलिसी। अभी भी उसमें 10 दिन है, अगले वेडनेसडे को आएगी, हमारे बाजार थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। और कमेंट्री की ही वजह से आप देख रहे हैं कि इस समय बाजार रिएक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दो चीज हो रही है। एक तो 90% जानकार मान रहे हैं कि 3 मई को भी आपके लिए 1/4% रेट्स बढ़ेंगे। यही अगर आपको याद होगा, जब अप्रैल की शुरुआत में हमने ग्लोबल मार्केट्स की बात करी, तब ये 50-50 था। आधे लोग मान रहे थे कि नहीं बढ़ेंगे, आधे लोग मान रहे थे बढ़ेंगे। अब 90% या मान रहे हैं कि 1/4% बढ़ेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट अ गिवन ही है कि 1/4% बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा इतने सारे कमेंट्री आए फेड के स्पीकर से, सबने यूनानिमसली सबने कहा कि रेट हाइक की जरूरत है। तो एक तरफ तो बाजार मान रहा है कि शायद रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है, बट उसके सामने आप सारा इकोनॉमिक डेटा देखिए। पिछले 1-2-3 हफ्तों से, अप्रैल की शुरुआत से बेसिकली जितना भी इकोनॉमिक डेटा आया है वो अच्छा नहीं रहा है ग्रोथ के हिसाब से। हमने देखा है, एक तो इन्फ्लेशन काबू में आ गया, ये एक अच्छी बात है, या एटलीस्ट गिरने के संकेत दे रहा है, बट उसके साथ ही उनका जो रोजगार का डेटा है वहां पर हम परेशानी देख रहे हैं।
पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल एक्सपेंडिचर का जो डेटा आ रहा है उसमें परेशानी देख रहे हैं, रिटेल बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो सुस्त हैं, घरों की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो सुस्त हैं, प्लस आपका बैंकिंग कोलैप्स या बैंकिंग क्राइसिस एक बार के लिए हुई थी छोटे बैंक्स को लेकर, तो डेटा जो है वो सुस्ती की तरफ आपको दिखा रहा है। तो एसेंशियली जो आपका रेट्स बढ़ाने के रीजन से वो तो आपको इम्पैक्ट अब उसका दिख रहा है, बट फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं अभी भी हमें रेट्स बढ़ाने, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना काबू में नहीं है जितना हम चाहते हैं। थोड़े समय पहले हमने पहली बार देखा फेड की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट पहली बार आया जब उन्होंने कहा कि हाँ मंदी का डर है या मंदी की आशंका है, मिनट्स में जब ये बात निकल कर आई। तो आप मंदी की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पर भी असर की बात कर रहे हैं, बट साथ में आप बोल रहे हैं कि हमें रेट्स भी बढ़ाने हैं। तो वो एक जो है कि किस पर मैं ज्यादा रिएक्ट करूं, मंदी आ रही है, ग्रोथ स्लो डाउन आ रहा है, क्या उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, या फेड रेट्स अभी भी बढ़ा रहा है उसका डर बनाए रखना है, या फिर फाइनली रेट हाइक साइकिल खत्म होगा उस पर डिसाइड करना है। इन्होंने क्रिएट करके रख दिया है एब्सोल्युटली। और शायद यही कंफ्यूजन क्या हमारे मार्केट में भी दिख रहा है, जिस वजह से आई डोंट नो शुड वी कॉल इट डल, क्योंकि डल आप बोले या फिर एसेंशियली देखिए ग्लोबल मार्केट से आप इतना भी डीकपल नहीं हुए हैं, हो रहे हैं हम धीरे धीरे, नो डाउट अबाउट इट, अनिल जी भी कई बार इसके बारे में कहते हैं, बट अभी तक वैसा हमारे डीकपलिंग नहीं हुआ है कि इमीडिएटली हम रिएक्ट करना बंद कर दें। और अब तो एफआईआईज ने भी कुछ समय पहले वापस आना शुरू किया था। 2 हफ्ते के लिए बढ़िया खरीदारी करी, बट फिर थोड़ा उस पर पॉज लगते हुए देखा। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने देखा पिछले 5 दिनों से लगातार एफआईआईज की बिकवाली हो रही है। 3600 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी है पिछले 5 दिन, अगर आप कंबाइंड देखें तो फ्राइडे का फिगर काफी बड़ा है। इनफैक्ट 14 मार्च के बाद सबसे बड़ा फिगर अगर आपके लिए आया है एफआईआईज की बिकवाली का तो वो फ्राइडे को आते हुए देखा। तो 1.5 महीने में या 1 महीने 5 हफ्तों में पहली बार इतना बड़ा आपने सेल फिगर देखा, और कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील नहीं थी जिसकी वजह से हुआ। तो ये स्क्रीन पर हुआ है जो भी हुआ है, हालांकि बाजार पर एकदम फ्लैट एक्शन था, बट स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन एफआईआईज ने दिखाया है। इससे पहले 2 हफ्ते एफआईआईज ने लगातार खरीदारी करी थी, वहां पर 5000 करोड़ की खरीदारी करी थी। तो 2 हफ्ते थोड़े ट्रंकेटेड वीक से 5000 करोड़ की खरीदारी करी, और उसके बाद पिछले हफ्ते 3600 करोड़ की बिकवाली करी। तो ऑलमोस्ट जितनी खरीदारी करी थी मोस्ट ऑफ इट उन्होंने ऑलरेडी उसको रोटेट कर दिया है। बट कंसोलिडेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में हम देख रहे हैं, अगर आप पिछले हफ्ते से इस हफ्ते देखें, पिछले हफ्ते की शुरुआत और इस हफ्ते की शुरुआत की आप बात करें, कुछ भी नहीं बदला है बाजार में। पिछले हफ्ते अगर आप देखें धीरे धीरे करके निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो पिछले हफ्ते जिस लेवल पर निफ्टी शुरुआत हुआ था 17,828 इसी समय था, वहां से आप 17,624 पर आ गए। तो एग्जैक्टली 200 पॉइंट नीचे आए हैं। पूरे हफ्ते हमने देखा है 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया है, कुछ वहां पर आपने बदलाव नहीं देखा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर है, 42,132 पर पिछले हफ्ते की शुरुआत थी, 42,118 पर फ्राइडे का आपको क्लोज आते हुए देखा। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम फिगर पर आप आते हुए दिखे। पुट कॉल रेशियो और एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस देख लीजिए। एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन पिछले हफ्ते इस समय 39% थी, आज भी इस समय 39% है। कुछ भी नहीं हुआ है, 39% से मिडिल ऑफ द वीक 36% तक गई थी, वहां से बढ़कर आपकी वापस 39% आ गई। तो एब्सोल्युटली कोई बदलाव नहीं है, बट हाँ थोड़े इस कंसोलिडेशन में बाजार के इंडेक्स के लेवल्स आपके उतने नहीं बंद हुए, बट पुट कॉल रेशियो आपका हल्का हो गया। 1.28 का आपका निफ्टी 0.93 पर आ गया, बैंक निफ्टी 1.34 का 0.78 हो गया। तो थोड़ा रोटेशन हो गया है। फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने, इंडेक्स में भी एफआईआईज ने थोड़ी पोजीशन अपनी कम करी है, रोटेशन वहां पर करा है। और आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी पर हैं, तो शुरुआत के लिए थोड़ा हल्के बाजार आपके हो चुके हैं, ये एक अच्छा संकेत है। बट अब एक्सपायरी का एक्शन आपके लिए सामने इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा आपके लिए सामने इंपॉर्टेंट एक्शन होने वाला है अर्निंग्स को लेकर, ग्लोबली भी और हमारे बाजारों के लिए भी। ग्लोबली आप देखिए इस हफ्ते सारी आपकी जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, अमेजॉन हो गया, अल्फाबेट हो गया, मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स के तो आ गए थे, बट बाकी ये सारी कंपनीज के नंबर्स आएंगे, इंटेल के नंबर्स हैं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। तो वहां से बाजार क्यूज लेगा कि मेरे को नंबर्स पर अब कैसे रिएक्ट करना है, क्या अर्निंग्स सच में वो स्लो डाउन दिखा रही हैं जो ऑलरेडी हम इकोनॉमिक डेटा में आते हुए देख रहे हैं, वो एक रिएक्शन फैक्टर बन जाएगा हमारे लिए। देखिए 20 निफ्टी कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, 16 एफएनओ के नंबर्स आने हैं, तो 36 बड़े नंबर्स हमारे लिए आने वाले हैं। उसका रिएक्शन होगा जिसमें आपकी काफी सारी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, बड़े बैंक्स हैं, आज आईसीआईसीआई, रिलायंस का रिएक्शन आने वाला है आपको। तो उस पर बाजार अब कैसे तैयारी करते हैं ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बहुत ही छोटी रेंज में आपने कंसोलिडेट तो कर दिया, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कुछ नहीं बदला, बट अब नजर है कि आप क्या अगला कर सकते हैं। और स्पेशली अर्निंग्स अब थोड़ा सेंटर स्टेज लेंगे, क्योंकि 3 मई को फेड की पॉलिसी है, तो 10 दिन है हुई उसमें, बट उसके बीच में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पिछले हफ्ते का भी दिख रहा था, वही शायद आपको जारी रहते हुए दिख सकता है।
ओके, सो मान के चलें कि चाहे ग्लोबल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स हो, यहाँ पर हम अभी पूरी तरह से रिजल्ट्स पर अब फोकस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि और कोई बड़े रिएक्शंस अब यहाँ पर आने बाकी, अनलेस एंड अनटिल रशिया की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट निकल कर आ जाए या कुछ और जो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ उभर कर आ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अब जो अगला आप कह सकते हैं 3 मई तक का जो समय है वो हम सबके लिए, चाहे ग्लोबल हो चाहे घरेलू बाजार हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या इसके अलावा भी कोई ट्रिगर पॉइंट्स रहेंगे दीप जिस पे हम फोकस करेंगे? एब्सोल्युटली। तो एक तो नंबर्स का ट्रिगर पॉइंट आपके लिए बन ही गया। दूसरा, जो स्टॉक्स में हम रोटेशन देख रहे हैं उसका ट्रिगर पॉइंट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की लीडरशिप अभी भी बरकरार है। हालांकि एकदम कंसोलिडेट हुआ है, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते कोई आपने मूव नहीं देखी है। निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गया। स्टॉक्स में आपने काफी रोटेशन देखा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप काफी देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में देखिए आपको जबरदस्त मूव्स आती हुई दिख रही हैं। थोड़ा इंडेक्स लेवल पर आप रोटेशन देख रहे हैं। एक दिन एफएमसीजी ने बाजार को संभाला। आईटी में हमने पिछले हफ्ते बड़ी गिरावट देखी थी क्योंकि इन्फोसिस के नंबर्स के बाद शार्प रिएक्शन आया, बट सेकंड हाफ ऑफ लास्ट वीक आईटी में आपने रिबाउंड आते हुए देखा। फार्मा रिसेंटली अच्छा एक्शन दिखा रहा है, कई सारी फार्मा की खबरें, आज सन फार्मा भी आपको एक्शन में दिखेगा, अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिखी है, तो वहां पर आपको रोटेशन दिखा है। ऑटो शेयर्स में आपको रोटेशन दिख रहा है। अक्षय तृतीया में ऑटो की सेल्स जबरदस्त रही है, तो वहां से आपको सहारा मिल रहा है। और फिर छोटी स्पेसेस में आपको एक्शन दिख रहा है। शुगर काफी एक्शन में रहा है क्योंकि रॉ शुगर प्राइसेस ग्लोबली 11-12 साल की ऊंचाई पर है। कमोडिटीज में थोड़ा आपको रोटेशन दिख रहा है, कच्चे तेल के गिरने से कुछ सेक्टर्स को फायदा हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बाजार में बढ़िया दिख रहा है, रोटेशन वहां पर है। इंडेक्स लेवल जैसा अनिल जी कह रहे थे, कंसोलिडेशन प्ले है, 17,500 के आसपास सर कह रहे थे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो अभी भी पूरे हफ्ते होल्ड करा है। पूरे हफ्ते आपने 100-125 अंकों की रेंज में रोज निफ्टी में कारोबार देखा है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। रोटेशन के बीच में आपको क्या करना है, एक्सपायरी रिलेटेड थोड़े एडजस्टमेंट्स होंगे ही, नतीजों का रिएक्शन आने वाला है, तो आशा यही रहेगी कि शायद कंसोलिडेशन जोन से आप बाहर आते हुए दिखें। बट अगली अप मूव के लिए एटलीस्ट बाजार को नए ट्रिगर्स की जरूरत है। ये अगले किसी भी डायरेक्शन की मूव के लिए बाजार को नए ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी। अर्निंग्स क्या वो ट्रिगर्स दे सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि फ्रंट लाइन नंबर्स अभी आपको आना शुरू हुए हैं। एक दो बड़ी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, बट क्या ये ट्रेंड सेट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं, नजर रहेगी बाजार के एक्शन पर। एक्शन पैक्ट वीक रहेगा, पांचों दिन ट्रेडिंग होने वाली है हमारे बाजारों में। ग्लोबल मार्केट्स में बड़े नतीजे आने वाले हैं और उसके रिएक्शन पर हमारी नजर है। तो आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका भी करते हैं स्वागत। थोड़े इंडेक्स के लिए पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स जय के साथ जान लेते हैं, और इस हफ्ते स्पेशली आज के लिए एक्सपायरी के लिहाज से आपको ध्यान में क्या रखना है, ये भी जय से जानेंगे। जय, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली 200 पॉइंट नीचे लास्ट मंडे से अब तक हमने निफ्टी को देखा है, कुछ भी एक्शन इंडेक्स लेवल पर नहीं हुआ है। आपने भी दोनों तरफ की कॉल्स लिए हैं इंडेक्स पर, जरा बताइए अब आज के लिए एटलीस्ट क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं, पहले निफ्टी के लिए। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, एंड गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। वेल देखिए दीप, बहुत ही एक पॉज ले लिया मार्केट में, मैं ऐसा कहूँगा, आफ्टर शार्प बाउंस बैक शॉर्ट कवरिंग जो हमने देखने मिली। आई मीन एफआईएस के नेट लॉन्ग्स हमने ऑलमोस्ट 7.75 तक देखे और वहाँ से हमें 40 तक एक जंप देखने मिला। सो 3 हफ्ते की एक शार्प रिकवरी के बाद दीप मैं ये कहूँगा कि मार्केट ने एक पॉज लिया है। पॉज हमें देखने मिला विद इन द रेंज ऑफ 17,600, 17,800, 850 ऑन द अपसाइड। एंड बैंक निफ्टी में आप देखें तो क्लियरली 42,000 के नीचे एक दफ़े गया, 41,800 के आसपास के लेवल्स तक। बट देन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस अगर आप देखें तो डेफिनेटली 42,000 एंड 42,500 के रेंज में हमें बैंक निफ्टी लास्ट वीक ट्रेड करते हुए नजर आया। तो यस, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट दीप, कि क्लियरली एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला निफ्टी बैंक निफ्टी में विद इन 200-250 पॉइंट्स ऑन निफ्टी एंड 500 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस वीक, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी है दीप, सो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी काफ़ी रहने वाली है। सो यहाँ पे इमीडिएटली अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप देखें तो 17,600 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ऑन एन इमीडिएट बेसिस, बिकॉज वो वही लेवल है जो लास्ट वीक में हमें वहाँ पे निफ्टी में एक बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखने मिला। 580 तक एक डिप किया, बट देन 600 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हैज हेल्ड वेल। I think hence 17,600 on Nifty becomes an immediate support, but on the upside 17,700 यहाँ पे इंडेक्स कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था लास्ट वीकली एक्सपायरी भी अगर हम देखें तो 17,600 के इर्द गिर्द निफ्टी ने रोटेट कर रहा था, या तो मैं कहूँगा इट वॉज होवरिंग अराउंड दोस लेवल्स, बट देन 17,700 निकाल नहीं पा रहा है। डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप देखें तो 17,700 के जो लेवल्स है दीप वो इम्पॉर्टेंट है।
अगर वो निकालता है आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी, देन डेफिनेटली नो वन शुड गो लॉन्ग। लाइकवाइज ऑन बैंक निफ्टी इमीडिएट बेसिस पर आप सपोर्ट देखेंगे टेक्निकली तो 42,000 एंड देयर आफ्टर 41,800 ये लेवल्स निकल कर आते हैं। 42,100 के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने मिली, तो 100 से लेकर 200 पॉइंट नीचे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी में दीपांशु। इमीडिएटली ऊपर में अगर आप देखें तो 42,300 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज हम देखने मिली कि लास्ट वीकली एक्सपायरी थी 42,300 के ऊपर नहीं निकल पाया बैंक निफ्टी, एंड वही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्निकली भी। उसके ऊपर निकलता है तो आपको स्ट्रेट फर्दर 200 पॉइंट का एक रन अप देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में 42,500 तक, एंड 500 एक लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा मैं कहूँगा ये वीकली एक्सपायरी के लिए जो मंथली भी है। 42,500 निकालता है बैंक निफ्टी, देन एक और फ्रेश मोमेंटम फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा towards the levels of 43,000 or maybe 43,500 as well, or 44,000 भी हो सकता है, because above 42,500 एक शार्प ब्रेकआउट शार्प रनअप आपको देखने मिलेगा, बिकॉज आफ्टर अ वीक्स कंसोलिडेशन वो मूव आएगा, सो इट कैन गो अप बाय 1,500 पॉइंट्स एज वेल। बट निफ्टी में हर 100-200 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है दीप, अनलाइक बैंक निफ्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी कैन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म अनलेस निफ्टी में 17,850 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिले। निफ्टी माइट जस्ट कंसोलिडेट और मे बी गो अप स्लोली, राइट, बट बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म। बैंक निफ्टी तो आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी की लीडरशिप अभी भी बरकरार रहेगी, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अभी भी मेंटेन करनी है जय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले हफ्ते हालांकि कंसोलिडेशन रहा, बट स्पेशली सेकंड हाफ में डिप के बाद आपको हमेशा रिकवरी दिखी है, और 2-3 दिन तो हम डेज हाई पर बंद हुए, फ्लैट बंद हुए ये ठीक है, बट डेज हाई पर बंद हुए, तो बाय ऑन डिप्स अभी भी मेंटेन करना है। देखिए मोमेंटम डेफिनेटली वीक हो चुका है, बिकॉज जब भी ऐसा कुछ कंसोलिडेशन आता है तो मोमेंटम जनरली थोड़ा सा हल्का सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन या तो सेल मोड में चले जाते हैं। जब तक वहाँ पे क्लियर आपको एक रिवर्सल नहीं देखने मिलता, समहाउ आपको इंडेक्स फर्दर कंसोलिडेट देखने मिलते हैं, और एक ब्रेकआउट आने से मोमेंटम में फिर से आपको एक बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है टेक्निकली अगर मैं कहूँ, एंड देयर आफ्टर आपको फर्दर एक कंटिन्यूस अप मूव देखने मिलता है। सो वो अभी तक देखने नहीं मिला, बट देन येस आई वुड से दैट कि ये कंसोलिडेशन ही है, हैंस बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर ये दी ट्रेंड रिवर्सल होता, अगर उसके कोई इंडिकेशन होते कि देखिए ये 3-4 हफ्तों की हमें जो बाउंस देखने मिली वो देखने मिल गई, उसके पहले 18,900 से 16,800 तक एक फॉल आया तो वो एक डाउन ट्रेंड था, उसके बीच में एक शॉर्ट टर्म बाउंस आया, एंड उसके बाद फिर से नीचे का ट्रेंड रिवर्स हुआ, ऐसा कोई इंडिकेशन होता तो हम कहते हैं नहीं ठीक है यहाँ से अब लॉन्ग्स अवॉइड ही करें कम्प्लीटली एंड शॉर्ट साइड पर आप शिफ्ट हो जाइए, ऐसा कुछ इंडिकेशन है नहीं। तो जब तक वो नहीं होता है डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 17,500 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते के लिए, 500-400 डिप, ये भी मैं कहूँगा बिकॉज निफ्टी में जो भी हमें एक रैली देखने मिली है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में रही है, और लोअर एंड ऑफ द चैनल टेक्निकली 17,500 है। 38% रिट्रेसमेंट 16,800 से 18,800 का 17,500 है, तो 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी हो जाता है। वहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव पोजीशंस भी 17,500 के आसपास ही पुट साइड पर, हैंस दैट बिकम एन इंटरेस्टिंग लेवल। एक ही चीज़ है जो यहाँ पे देखने लायक रहेगी, वो ये है कि अभी आईवीज कैसे बिहेव करती है और वहाँ से मार्केट कैसे बिहेव करता है, बिकॉज अगर आप आईवीज देखें तो ये 52 वीक्स लो पर है, आई मीन सिंगल डिजिट में है आईवीज 8.59 के आसपास। आई मीन इतनी लो आईवीज में जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, एंड अगर ऑप्शन राइटर्स कंफर्टेबल नहीं होते तो आपको एक्टिविटी शायद ज़्यादा अग्रेसिवली बिल्डअप होते हुए ना देखने मिले, और शायद एक ब्रेकआउट आ भी जाए, बिकॉज आईवीज काफ़ी लो है, और अगर आईवीज बढ़ती है तो ये राइटर्स को कमाने का मौका भी है। प्रीमियम्स वैसे मिलते हैं, तो प्रीमियम्स काफ़ी सस्ते हैं, सो आई थिंक वहाँ पे कोई रिस्क ले नहीं रहा ज़्यादा, इसलिए आपको ऑप्शन एक्टिविटी ज़्यादा देखने नहीं मिल रही है अगर आप स्ट्राइक वाइज देखें तो। तो चलिए उसका भी आपको एक रिएक्शन दिखेगा। थोड़ा आईटी पर आपका व्यू एज अ सेक्टर जानना चाहूँगा, क्योंकि 3 नंबर्स आ चुके हैं। पिछले मंडे ऑफ कोर्स इन्फी की वजह से एक बड़ा डिजास्टर था आईटी के लिए, बट उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट वीक से थोड़ी रिकवरी रही, तो क्या आईटी से सहारा मिलने के संकेत आ रहे हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा आईटी का? देखिए ओवरऑल जो एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिला है आईटी में पोस्ट टीसीएस स्पेशली इन्फोसिस रिजल्ट्स खास कर बिकॉज वहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था सीधा एक 10% का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में शॉर्ट टर्म एक बाउंस ही अगर आपको देखने मिला तो देखने मिलेगा,
ज़्यादा कुछ आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रनअप यहाँ से आ जाए और उससे बहुत सहारा मिल जाए निफ्टी को, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। एक हल्का सा बाउंस बैक जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला, ऐसा और थोड़ा फर्दर 1-2-3 दिन तक मे बी नॉट टुवर्ड्स द एक्सपायरी बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग आपको शायद देखने मिल जाए, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट वीक है तो ज़्यादा कुछ ये वीक में फ्रेश पोजीशंस तो बननी नहीं है फॉर दिस सीरीज़। जो भी बननी हो मे सीरीज़ में ही बननी है, तो ये सीरीज़ में ज़्यादातर होगा क्या, या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी या तो शॉर्ट कवरिंग होगी। तो शॉर्ट कवरिंग ये सीरीज़ में आपको अगले 2-3 दिनों में देखने मिल सकती है, बिकॉज आईटी में ज़्यादातर आपको शॉर्ट्स देखने मिले थे। बट मोर देन दैट आई डोंट सी फर्दर रैली गोइंग फॉरवर्ड इन आईटी। ओवरऑल ट्रेंड वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कमज़ोरी रहेगा। तो चलिए आईटी उतना स्ट्रेंथ इस समय नहीं दिख रहा है, देखते हैं अगर थोड़ा सहारा आ सकता है। थ्रू द वीक हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे, कई सारी मिड कैप आईटी के नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स विप्रो के नंबर्स के साथ साथ बायबैक भी है, तो वो भी एक ट्रिगर है जिस पर हमें रखनी है नज़र। जैसे स्टॉक्स की भी बात करेंगे और हमारे बाकी मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, आइए उससे पहले आज की जो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, ब्रोकरेज हैं, वो जान लेते हैं और फिर बाकी स्टॉक्स के करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी फ्लाइट उनकी डिले हो गई थी। आइए अरमान नुपुर और साथ ही आशीष शाह हमारे साथ तैयार हैं, कुशल भी हैं सारी खबरें और ब्रोकरेज के बारे में बताने के लिए। अरमान आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और नतीजे? जी, ट्रिगर्स भी कई हैं और कई सारे नतीजे भी हैं। निफ्टी में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक के जो है वहाँ पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में सेंचुरी टेक्सटाइल, नेल्को, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महिंद्रा लॉजिस्टिक, टाटा टेली सर्विसेज और आईएफएल सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं, वहाँ पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज और हरिओम पाइप पर आपको ध्यान रखना है, और टीटागढ़ वैगन्स पर भी, जो आज से एएसएम फ्रेमवर्क से जो है वहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर बोर्ड बैठक में FY24 के लिए FPO, राइट इशू, QIP के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और GHCL जो कि स्टॉक T2T से अब A ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता हो क्योंकि वो T2T ग्रुप में जो डीमर्जर हुआ था उसके चलते आया था। अब नतीजों पे आ जाते हैं। नतीजों पे सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखे थे। यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे ऑपरेशनली आपको बढ़िया दिख रहे हैं, ऑपरेशनली जो बीट करे हैं नतीजे में आए लगभग अगर आप देखें 2% हालांकि गिर कर आई है, पर आप कामकाजी मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो अनुमान था 16.5% का वो बढ़कर 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 22% का उछाल है, बढ़कर लगभग आपको दिखेगा 19,300 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। जबकि अनुमान की बात करें तो अनुमान 17,500 करोड़ का था। और उसी के साथ साथ बोर्ड ने जो इनका सब्सिडरी RNEL के साथ जो मर्जर को वापस या फिर रद्द करने के जो है फैसला भी लिया है। ICICI बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। NIS 40% बढ़कर आई है, मुनाफे में आपको 30% का उछाल दिखेगा। प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजंस में भी लगभग 51% का उछाल है। और अगर आप डोमेस्टिक लोन ग्रोथ वहाँ पर भी 21% का उछाल आता हुआ दिखा है। GNPA देखें या NNPA देखें, दोनों जगह आपको सुधार दिखेगा। GNPA 3.07% से गिरकर 2.8% पर आते हुए दिखे हैं। और NNPA की बात करें वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 0.55% से गिरकर 0.48% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने 8 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। कैश के नतीजों में आ जाए तो सबसे पहले तेजस नेटवर्क पर ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इंप्रूव हुई है, हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में ही है। आय की बात करें तो आय लगभग 136% के आसपास बढ़कर आई है, पर कामकाजी घाटा अभी भी है, पहले भी घाटा था। पहले घाटा 88 करोड़ का था, अब अगर आप गिर के देखें तो 8 करोड़ के आसपास हो गया है। और अगर आप बोर्ड ने देखें जो आनंद S अर्थरिया साहब हैं उनको MD और CEO जो है नियुक्त किया है। और अंत में यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NII लगभग 16% बढ़कर आई है। प्रोविजंस में आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, 271 करोड़ से बढ़कर 618 करोड़, लगभग 128% के आसपास से उससे ज़्यादा की भी आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। और GNPA देखें तो वहाँ पर आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, 2.02% से बढ़कर लगभग 2.2% के आसपास आते हुए दिख रही है। चलिए, तो वर्मा ने हमें ट्रिगर्स तो महत्वपूर्ण बता दिए। नुपुर, मॉर्निंग, अब आपकी बारी आती है, बताइए नंबर्स एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे आपको नतीजे और मिक्स परफॉर्मेंस दिखेगी। कंपनी की आय करीबन 5.5% से इस बार गिर कर आई है। मार्जिन्स देखें तो 300 बेसिस पॉइंट का बड़ा डिक्लाइन दिखेगा, 26% से घट के इस बार 23.5% के आसपास आते दिखे। हालांकि जो मुनाफा है वो 40% से बढ़कर आया है इस बार, तो ये स्टॉक पे फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट भी मैक्रोटेक डेवलपर्स ने किया, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। सी इन्फो सिस्टम्स, मैपमा इंडिया, जहाँ पे आपको मिले जुले नतीजे नजर आएंगे Q4 के। कंपनी की आय 27% से बढ़कर
बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 17% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन में एक डिसअपॉइंटमेंट है, 300 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी नजर आ रहा है। 43.5 से घट के 40% के आसपास मार्जिन आते दिखे और कंपनी ने 3 रुपये का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। साथ ही साथ ये भी खबरें निकल के आ रही है सामने कि मैपमाई इंडिया जो रोल्टा इंडिया है जो बैंकरप्सी के तहत इसका अधिग्रहण कर सकती है, ऐसी कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा न्यूज़ फ्लो से आज फोकस में रहने वाला है HDFC ग्रुप, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक और सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है HDFC लाइफ, जहाँ पे कुछ अपडेट्स आती दिखी है। मर्जर की शर्तों पर सफाई दी गई है और RBI की तरफ से मंजूरी भी मिली है, जहाँ पे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो मर्ज्ड एंटिटी होगी वो HDFC लाइफ और HDFC अर्गो में अपनी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा रख सकती है। फिलहाल ये प्रोविजन सिर्फ 30% का था, जिसके चलते HDFC लाइफ में जो ओवरहैंग था स्टेक सेल का वो अब चला जाएगा। तो आज इन स्टॉक्स पे आपको रखनी है नज़र। साथ ही साथ कंपनी ने गो डिजिटल लाइफ में 10% का अधिग्रहण भी पूरा किया, तो HDFC बैंक भी फोकस में रहने वाला है। कोटक बैंक, जहाँ पे उदय कोटक जो MD एंड CEO है, उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगा। तो अब बाजार की नज़र रहने वाली आने वाले MD और CEO पे कौन आता है, उनकी क्या रणनीति रहती है बैंक को लेकर, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। सन फार्मा, जहाँ पे कंपनी की जो मोहाली फैसिलिटी है वहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं US FDA की तरफ से। रैनबैक्सी से इसे खरीदा गया था, करीबन 4% का कंट्रीब्यूशन आता है US सेल्स से इसका। यहाँ पे कंपनी जो शिपमेंट है उससे रोक दिया, तो इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज़ है सन फार्मा के लिए। चलिए, तो ये कुछ और खबरें हैं जिनके दम पर आपको चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में रिएक्शन दिखेगा। कुशल, मॉर्निंग, बताइए और कौन सी खबरें हैं जिनके दम पर आज कमाई के मौके दर्शकों को मिलेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो विप्रो पर नज़र रखिए, इनके इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है 26 और 27 अप्रैल, ये 2 दिन ये बोर्ड बैठक होने वाली है। तो फाइनली 27 तारीख को जब इसके नतीजे आएंगे तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी कंपनी अपना फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। तो बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक है इन 2 दिनों में। महाराष्ट्र सीमलेस, यहाँ पर भी नजर रखिए, कंपनी को ONGC से लगभग 262 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये ऑर्डर सीमलेस ट्यूबिंग पाइप और उपकरणों के सप्लाई के लिए मिला है और कंपनी को अगले 42 हफ्तों में यानी कि 10 से 11 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा करना होगा। तो काफ़ी अच्छी खबर महाराष्ट्र सीमलेस के लिए। एमी ऑर्गेनिक्स भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपने कदम रख दिए हैं और ये रखा है इन्होंने बाबा फाइंस केमिकल के अधिग्रहण के साथ। 55% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है लगभग 68 करोड़ रुपए में और आपको याद ही होगा कि सरकार की तरफ से करीबन 76,000 करोड़ रुपए के PLI इंसेंटिव्स सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी ऐलान कर दिए गए हैं। RHI मैग्नेसिटा ये फोकस में रहेगी। कंपनी की जो होली ओन सब्सिडियरी है DOCL यानी कि डालमिया OCL लिमिटेड के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है और इसके तहत RHIM 7 में 49% हिस्सेदारी को 64 करोड़ में ये अधिग्रहण करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले 51% ऑलरेडी अधिग्रहण कर लिया गया है। और अंत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके तहत 26 अप्रैल को कंपनी बोर्ड बैठक करेगी और यहाँ पर ये बोर्ड बैठक होने वाली है कैपिटल प्लान्स के हिसाब से। तो यानी कि पूंजी जुटाने के हिसाब से कंपनी अब किस पर फोकस करेगी, पब्लिक इशू, राइट्स इशू या फिर Tier 1 बॉन्ड्स, ये देखना होगा। पर फाइनल फैसला आपको यहाँ पर पूंजी जुटाने पर 26 अप्रैल को निकल कर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट खबरें। आइए, ब्रोकरेजेस, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि नतीजे अच्छे हैं। इनफैक्ट ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि नतीजे काफ़ी हद तक अनुमान से बेहतर भी हैं। जैसे CLSA मान रहे हैं कि मुनाफे का जो अनुमान है 9% इनके एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिला था। साथ में अगर आप देखें तो ऑयल टू केमिकल्स का जो प्रदर्शन है इस तिमाही के दौरान वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है। लेकिन बात यह है कि 5 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, 5 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी रेटिंग में अपग्रेड किया हो, रेटिंग में बदलाव किया हो। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 5 में से केवल 2 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए, लेकिन बहुत थोड़े से। जैसे मिसाल के तौर पर आप जेफरीज को देखिए, जहां पर इन्होंने मात्र 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, 3100 से बढ़ाकर 3150 कर दिया है, 25 कर दिया, माफ कीजिएगा। और गोल्डमैन सैक्स अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने 2875 से बढ़ाकर 2890 कर दिया। यानी अच्छे नतीजों के बाद भी अगर आप देखें तो कोई बड़ा यहाँ पर टारगेट प्राइस या रेटिंग अपग्रेड यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI बैंक यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सेम स्थिति है।
CLSA जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और जो लक्ष्य इन्होंने 1175 से बढ़ाकर 1200 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1150 से बढ़ाकर 1180, मात्र 30 रुपए की बढ़ोतरी की है। कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक ये कह रहे हैं कि अच्छे यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हो सकता है कि लाइकली पीक आउट हो गए और ROAs में यहाँ पर बड़ा बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर फोकस रखना है। इसके अलावा एक और खबर है, विप्रो की तरफ से बायबैक के लिए बोर्ड विचार कर रहा है। इसके बाद देखिए JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 368 की क्लोजिंग है, करंट मार्केट प्राइस से 8 रुपये नीचे यानी 360 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली देखिए अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 365 यानी बायबैक के शेयर के बाद भी अगर आप देखें तो कुछ बड़ा यहाँ पर अपग्रेड से या टारगेट प्राइस इंक्रीज देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री JP मॉर्गन की तरफ से ज़रूर है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों तक अगर आप देखें तो बायबैक का सपोर्ट स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष? दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर नतीजे आए थे। सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 260 से घटाकर 240 कर दिया है, 325 की क्लोजिंग है। माइक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 908 की क्लोजिंग तो 1325 का टारगेट है। येस बैंक पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 16 रुपये 20 पैसे की क्लोजिंग है, 17.5 रुपये का टारगेट है। एशियन पेंट्स पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो टारगेट है वो थोड़ा सा इन्होंने एडजस्ट किया है, 2516 से बढ़ाकर 2540 कर दिया है। हालांकि 2882 पर स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बर्जर पेंट्स पर भी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर इंटरेस्टिंग अपग्रेड आपको देखने को मिला है। पहले अंडरवेट की राय दिया करते थे, अब इक्वल वेट की रेटिंग है और लक्ष्य में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी की है, 507 रुपये से बढ़ाकर 611 कर दिया है और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट है क्योंकि 585 की क्लोजिंग है। कंसाई नेरोलैक यहाँ पर भी देखिए तो मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य इन्होंने 380 से घटाकर 322 कर दिया, काफ़ी बड़ा कट है क्योंकि 382 की क्लोजिंग यहाँ पर चल रही है। सन फार्मा यहाँ पर भी कुछ खबरों का असर आपको देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1200 रुपये के लक्ष्य लिए। नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1190 का टारगेट दिया। HSBC ने भी खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य है इन्होंने 1145 से बढ़ाकर 1195 कर दिया है। और अंत में साइंट यहाँ पर भी देखिए नतीजों के बाद तेज रिएक्शन देखने को मिला था। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1160 की क्लोजिंग और जो लक्ष्य है वो 1100 से बढ़ाकर सीधे 1200 रुपये कर दिया है। ओके, तो ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, नतीजों का रिएक्शन है, खबरें भी हैं। आइए देखते हैं कौन से स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर और कौन से स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं रिकमेंड करते हैं। सबका स्वागत बिगुल पिक ऑफ द वीक। जय तो हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मेहुल जी, शरद अवस्थी साहब, बंसल जी और कुणाल जी का भी करते हैं स्वागत। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दीपांशु जी, मेरी पिक ऑफ द वीक रहेगी ट्रेंट लिमिटेड, जो कि 1380 के आसपास क्लोज हुआ, एक रेंज ब्रेकआउट की तैयारी में है। मुझे लगता है कि इस वीक ये ब्रेकआउट आ जाएगा, तो 1330 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है और अपसाइड में मुझे लगता है 1480 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो पिक ऑफ द वीक ट्रेंट मेहुल जी की तरफ से। राकेश सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है, बताइए पिक ऑफ द वीक आपकी कहाँ नजर है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द वीक है IDFC। छोटे प्राइस का स्टॉक है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एक्सपायरी के नजरिए से एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। 79.90 80 रुपए से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 86.5 के टारगेट के लिए। IDFC है मेरा पिक ऑफ द वीक। और नेहा एक चीज और ऐड करूंगा, अभी दीप सुबह सुबह IT स्टॉक्स में डिस्कस कर रहे थे। IT स्टॉक्स में विप्रो का तो बायबैक आया ही है और एक TCS में देखें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इसके अंदर भी एक बुलिश थर्स्टिंग कैंडल, जो मेरे कुणाल जी है उनका फेवरेट पैटर्न है, वो बनाया। और टेक्निकली ये स्टॉक भी एक शॉर्ट कवरिंग का प्रबल दावेदार है। जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन में TCS में भी बैट किया जा सकता है। 3250 3260 के लेवल्स TCS भी दिखा सकता है। 40 रुपए नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग से स्टॉप लॉस लगाने की हिदायत रहेगी। ओके, तो 3120 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और खरीदारी करिए TCS। और आपके मित्र कुणाल जी से उनकी भी पिक ऑफ द वीक ली जाए। कुणाल जी वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। खरीदारी की राय मेरी भी है और खरीदना है पिडिलाइट बहुत समय बाद रडार पर आया है। चार्ट बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे, नीचे के लेवल्स पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना
और एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले सप्ताह बनते हुए देखा। मुझे लगता है इस सप्ताह स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर 2415 रुपए पर 2415 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 2475 का, दूसरा टारगेट 2525 का। खरीदारी की राय है पिडिलाइट। ओके, पिडिलाइट पर करें फोकस। कुणाल जी को आ रहा है पसंद 2415 का स्टॉप लॉस, पहला लक्ष्य 2475 एंड इवेंचुअली 2525 तक का भी टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जय, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक बतौर के स्टॉक पे नजर है? अभी पिक ऑफ द वीक नेहा आईडीएफसी ही है। इनफैक्ट जो राकेश जी ने जिक्र किया, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट है। डेफिनेटली एक रेंज में से जो हम देखेंगे 82 रुपीज़ से लेकर 75 के रेंज में ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया नया, एंड ये कंसोलिडेशन में इसने एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म किया, जिसमें से हमें ब्रेकआउट लास्ट वीक आते हुए देखने मिला। एंड अच्छा इसने क्लोज भी किया है अबाउट द लेवल्स ऑफ 80-82 लेवल्स। लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे आते हुए देखने मिला है। सो अगर आप देखें तो लगभग 7 रुपये की रेंज का ब्रेकआउट है। 75 से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नियरली अराउंड 9 to 10% की रेंज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने मिला है। सो येस, ऑन द लोअर साइड आप 78 का एक स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। 82 पर खरीदे तो 4 रुपये का डाउन साइड रिस्क के बदन टारगेट्स ऊपर में लगभग 90 रुपये के हो सकते हैं। सो 1:2 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आईडीएफसी लिमिटेड में बन रहा है। सो मेरा भी पिक ऑफ द वीक आईडीएफसी लिमिटेड है। चलिए, सोच मिल रही है बंसल जी और जय की तरफ से। आईडीएफसी कंसेंसस व्यू आ रहा है इस हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते भी अच्छा मोमेंटम हमने इस स्टॉक में देखा था। शरद जी, मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग जी। हमारे पिक ऑफ द वीक है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स। हमें लगता है जिस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है कंजम्पशन में अल्कोहल के अंदर में, उसका काफ़ी बड़ा फायदा मैकडॉवेल को मिलना चाहिए। जैसे जैसे लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स वगैरह खुल रहे हैं, नए कस्टमर्स भी वापस ऐड हो रहे हैं ज़्यादा स्पीड में, तो उसका भी फायदा होना चाहिए। प्लस ग्रेजुअली जो ज़्यादातर कंजम्पशन 500 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट में होती थी 750 ml की, वो अगले 3 से 4 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअली 1,500 से 2,500 वाले बैंड में बढ़ जाएगी। तो रियलाइजेशन भी बढ़नी चाहिए और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट लगातार मिलना चाहिए। कंपनी रिसेंटली अपने 32 छोटे ब्रांड्स इसी चक्कर में बेच भी दिए हैं और कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बड़े ब्रांड्स पे जो हायर रियलाइजेशन हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। डायजियो की वजह से 3-4 इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स भी इनके पास हैं जहाँ रियलाइजेशन बेटर है। तो जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस रेनोवेट होता है, हमें लगता है काफ़ी बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। तो अगले 2 साल में आसानी से 15-20% की टॉप लाइन ग्रोथ आनी चाहिए। और हमें लगता है कि फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे अगर 40-50 टाइम ट्रेड करता है तो 900 से 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए मैकडॉवेल काफ़ी बढ़िया है। ओके, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था एक मूव आ रही थी और 1000 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय रही। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये आपके लिए स्टॉक एक्शन में आ सकता है। पोजिशनल टारगेट्स आ रहे हैं शरद जी की तरफ से। आइए आज के जो बड़े स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिएक्शन आने वाले हैं उन पर भी पहले करते हैं फोकस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, शरद जी कैसे लगे आपको यहाँ पर नंबर्स? ट्रेडिशनल बिजनेस से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जियो भी स्टेबल था, बट आपकी क्या रीड है रिलायंस पर? जी देखिए, मुझे लगता है नंबर्स ऑन पार ही थे। थोड़ा बहुत लोग ऑयल टू केमिकल में डर रहे थे पहले कि पता नहीं किस टाइप से रिफाइनिंग मार्जिन अल्टीमेटली बैठेंगी, बट रिफाइनिंग मार्जिन का सिनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले 3-4 महीनों में। और वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वीकनेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिफाइनरीज में, तो उनकी एब्सेंस की वजह से वहाँ फ़र्क पड़ता है। और रशिया से चूंकि सबको सस्ता क्रूड भी मिल रहा है तो उसका भी एडेड एडवांटेज है। बाकी दोनों जो सेगमेंट्स हैं, मुझे लगता है प्राइमरीली टेलीकॉम काफ़ी बुलिश रहना चाहिए अगले साल 2 साल एटलीस्ट, और उसके बियॉन्ड भी जैसे जैसे ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ती है। रिटेल में फुटफॉल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, तो हमें लगता है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट्स आती रहनी चाहिए। तो नए ट्रिगर्स आपको ग्रीन एनर्जी वाले बिजनेस में से आ सकते हैं अगर उसमें और कोई डेवलपमेंट निकल के आती है। सडन जो राइज आएगा, बड़ी मूवमेंट आपको जो एनबीएफसी का डीमर्जर है, वो एनबीएफसी फॉर्म करके डीमर्ज कंपनी में, उसका एक बड़ा ट्रिगर आ सकता है। तो हम काफ़ी बुलिश हैं, हम अपने पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं। इनिशियली मुझे लगता है 2800-2900 तक के लक्ष्य तो बिल्कुल बनते हैं, उसके बियॉन्ड फिर वहाँ से देखना पड़ेगा। ओके, तो लंबी स्ट्रेंथ फंडामेंटल्स के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिख रही है। ग्रीन एनर्जी, ये स्पेस रहेगा रेडार पर आने वाले कुछ समय में। 2800 से 2900 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल बनाए रखना है आपको इसे पोर्टफोलियो में। लेकिन एक चार्ट चेक लेते हैं राकेश सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह के मूव अब एक्सपेक्टेड है? देखिए, नया बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। काफी समय से स्टॉक साइडवेज होके पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था।
तो नेहा मेरा सा मानना है 23-25 नीचे में एक अच्छा बेस बना हुआ है, स्टॉप लॉस है, उसके स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है बने रहे। और टेक्निकली एक बार ये स्टॉक 2365 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर 2407 2410 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय है रिलायंस में। ओके तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। नतीजे जैसे हम बात करें अच्छे हैं, स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं करी पिछले नतीजों से, अब तक एकदम फ्लैट ही रहा है। देखते हैं आज क्या रिएक्शन आता है। आईसीआईसीआई बैंक पर भी रिएक्शन होगा, एक बार इस पर भी शरद जी पहले आपकी राय लेना चाहूंगा। बढ़िया नंबर्स आए हैं, 20% की लोन ग्रोथ दिखाई है, मुनाफे का फिगर अच्छा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और निम्स का एक्सपेंशन भी देखा है। सर आपकी क्या रीडिंग है आईसीआईसीआई बैंक पर? जी मुझे लगता है क्रॉस बैंकिंग सेक्टर ये कंटिन्यू करेगा और आने वाले समय में भी नतीजे ऐसे ही रहने चाहिए। मार्च क्वार्टर में ऐसे फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड रहता है जनरली पूरे सेक्टर के लिए, बट जिस तरीके की ट्रैक्शन इवन एनबीएफसीज के लेवल पे या माइक्रो फाइनेंस के लेवल पे हम लोगों ने सुनी है इन लोगों से, मुझे लगता नहीं कि कोई खास स्लो डाउन आपको दिखना मिलेगा। तो हो सकता है अगले क्वार्टर के नतीजे भी पॉजिटिवली सरप्राइज करें और 2-2.5 साल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। अगर 3 टाइम प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है यहाँ से भी आपको और 15 से 20% अपसाइड आसानी से आईसीआईसीआई बैंक में और मिलनी चाहिए और रिजल्ट की वजह से आज भी काफी पॉजिटिव रिएक्शन मिलना चाहिए। ओके तो पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद में आईसीआईसीआई बैंक पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन ऑफ कोर्स चार्ट्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं। कुणाल जी, आईसीआईसीआई बैंक चार्ट्स पर क्या रणनीति अपनाई जा सकती है आज बाजार जब खुले तो? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई बैंक में हमने करेक्शन पिछले सप्ताह देखा आता हुआ ऊपरी स्तरों से, और मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जो कि 872 873 के लेवल्स हैं। वहां पर कई सारे एवरेज की रेखाएं कन्वर्ज कर रही हैं, तो वो स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि 873 के नीचे जाता हुआ आपको स्टॉक दिखाई देगा, तो वो एक स्टॉप लॉस मान करके मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी नीचे के स्तर पर करनी चाहिए और आपको 920 930 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिखे। ओके तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आती है, बट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर आज आपको रखनी है नज़र। मैक्रोटेक यहाँ पर भी हमने नतीजे थोड़े मिले जुले देखे हैं, बट गाइडेंस काफ़ी मजबूत आती हुई दिखी है। ओवरऑल अगर आप FY23 की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी अच्छी है। FY24 के लिए जो गाइडेंस इन्होंने दी है वो काफ़ी मजबूत है। 14,500 करोड़ की सेल्स FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 12,000 करोड़ की सेल्स FY23 में थी प्री सेल्स की अगर आप बात करें, और साथ ही 1:1 का बोनस भी दिया। एक बार पहले चार्ट चेक ले लेते हैं, फिर शरद जी से उस पर राय लेंगे। मेहुल जी एक बार जरा मैक्रोटेक के चार्ट देख लीजिए। 900 के लेवल पर क्लोज हुआ था, 3.5% नीचे फ्राइडे को, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं टेक्निकली इसके लिए? मेहुल सवाल आपके लिए था मैक्रोटेक पर। आई थिंक थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है मेल के साथ, तो कोई बात नहीं। जरा बंसी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देख लें सर। मैक्रोटेक डेवलपर्स फ्राइडे को 907 908 पर क्लोजिंग हुई थी, 3.5% नीचे। दीपांशु यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे के सेशन में तो थोड़ा सा नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला था। नीचे में 885 एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है 885 का स्टॉप लॉस लगा लें, ये लेवल्स टूटते हैं तो निकलने की राय है। और दीपांशु अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर बाइंग की जाए, ऊपर ब्रेकआउट के लेवल्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो सिर्फ स्टॉप लॉस डिफाइंड है। 885 का स्टॉप लॉस है, जिनके पास है 885 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकलने की राय होगी। 885 अब आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। शरद जी कोई व्यू मैक्रोटेक के नंबर्स पर? रियल एस्टेट के अपडेट्स अच्छे रहे, हालांकि ओबरॉय रियल्टी पिछले हफ्ते थोड़ा एक वन टाइम गेन की वजह से ज्यादा बेटर दिख रहा था, अदरवाइज उतने अपडेट्स नहीं थे, बट अपडेट्स के मुकाबले नंबर्स का क्या कंपैरिजन देख रहे हैं सर मैक्रोटेक के लिए? देखिए मुझे लगता है जनरली पूरे रियल एस्टेट में आने वाले समय में नंबर्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट की वजह से करेक्शन आई है उस वजह से हमें ज्यादा डाउनसाइड भी इन स्टॉक्स में देखने मिला है, तो वैल्यूएशंस भी काफी इनएक्सपेंसिव हो गई है, तो शार्प रिएक्शन अपसाइड में भी आया। बट मुझे लगता है यहाँ से भी काफी बढ़िया ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जिस टाइप का अर्बनाइजेशन की हमारी ट्रेजेक्टरी है, मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता कि आपको रियल एस्टेट में कोई खासा स्लो डाउन एज सच दिखाई देगा अगले डिकेड तक में। तो रियल एस्टेट अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से बने रहने चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए। इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी इनएक्सपेंसिव है। शोभा वगैरह में तो कुछ न्यूज थी, आईटी रेट्स वगैरह की, उस वजह से गिर गया,
बट मैक्रोटेक में ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं थी, उसके बाद स्टॉक में डिसेंट करेक्शन आई, फिर रिकवरी आई। बट अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है यहाँ से साल 1.5 साल में 25-30% की अपसाइड तो कम से कम बननी चाहिए। 25-30% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा लंबा इसको होल्ड करना होगा, 1.5 साल का समय देना होगा। ऑफ कोर्स चार्ट्स पे 885 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बन गया है। अगर आपके ये पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आप इस महत्वपूर्ण सपोर्ट को मैक्रोटेक डेवलपर्स में जरूर फॉलो करके चलिएगा। लेकिन इंडसइंड के नंबर्स आने वाले हैं आज दिन के दौरान ही, हमें निफ्टी की इस कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। जब इंडसइंड बैंक हमने देखा था फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग 1.25% नीचे हुई थी। नंबर्स के बाद, क्योंकि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स यहाँ एक्सपेक्टेड हैं, चार्ट्स पे आपको ये कैसा दिख रहा है? ओवरऑल अगर हम देखें इसका चार्ट सेटअप पोजिशनल पर्सपेक्टिव, तो ये स्टॉक तो 1300 रुपये से लेकर मैं कहूँगा कि नीचे में लगभग 900 रुपये की रेंज में। बट इमीडिएटली अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल बॉटम्स बने हैं नया अराउंड द लेवल्स ऑफ 1000। सो यहाँ से लगभग 10% नीचे बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। और इमीडिएटली अगर आप देखें ऊपर में, सो 1200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रेंज पर ट्रेड कर रहा है 1200 ऊपर में और 1000 नीचे। सो आई थिंक ये मोर और लेस साइडवेज ही ट्रेड करेगा, बिकॉज जब 10% ऊपर और 10% नीचे की रेंज है और उसके बीचों बीच ये ट्रेड कर रहा है, अगर रिजल्ट के पहले मान लीजिए अगर ये अपर एंड ऑफ द रेंज तक पहुंच जाता है, सो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिलेगा, एंड कन्वर्सली आई वुड से कि अगर रिजल्ट के पहले ये 1020-30 तक फिसल जाता है तो मे बी ब्रेक डाउन भी आपको गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगा। बट विच एवर साइड इट ब्रेक्स इट इज़ गोइंग टू गिव यू 10% मूव। सो रिजल्ट के पहले ही आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा नया, अगर ये अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाता है तो रिजल्ट के बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट गोइंग फॉरवर्ड फर्दर देखने मिल सकता है, अदरवाइज ये कंसोलिडेट करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। तेजस नेटवर्क्स, कुणाल जी एक बार जरा इसको भी देख लें, रेडार पर रहता है हमारे। आय लगभग 2.5 गुना बढ़ी है, तो रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, घाटा आया है बट घाटा सिग्निफिकेंटली कम होकर आया, 50 करोड़ का घाटा अब 11.5 करोड़ का रह गया, एबिटा घाटा भी कम हुआ है। एक बार तेजस नेटवर्क्स का चार्ट देख लें सर। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है दीपांशु, चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक लगातार मेजर एवरेजेस को रिस्पेक्ट कर रहा है और एक बेस भी बना है पिछले कुछ दिनों में, जो मुझे लगता है स्टॉक को नए लेवल्स तक ले जा सकता है। अगला कंजेशन मुझे जो है वो 650 के आसपास एक माइनर कंजेशन है, वो लेवल निकल जाए तो फिर 750 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 750-780 के लेवल्स आपको दिखाने की ताकत रखता है, तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और डिप्स में मेरी खरीदारी की राय भी रहे। ओके, तो तेजस नेटवर्क्स यहाँ पर भी आप रखिए नज़र, यहाँ पर रिएक्शन आने वाला है। कैश की कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पर आपको आज फोकस करना पड़ेगा, बट HDFC लाइफ, इस पर मैं एक बार शरद जी की राय लेना चाहता हूँ। शरद जी, एक तो इंश्योरेंस स्टॉक्स वैसे भी फोकस में रहे हैं, इस हफ्ते भी कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, HDFC लाइफ के भी नंबर्स आएंगे। दूसरा, जो एक स्टेक सेल का ओवरहैंग था वो चला गया, क्योंकि RBI की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि जो मर्जर होगा HDFC बैंक का, वहाँ पर ये HDFC लाइफ, HDFC अर्गो में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी मेंटेन कर पाएंगे। तो जो स्टेक सेल का डर था HDFC लाइफ का, वो चला गया है। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? जी, मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी शायद स्टैंडर्ड रेगुलरली आके बीच बीच में बेच ही रहा था, तो वो एक ओवरहैंग रहता था। साथ में अगर ये भी ओवरहैंग आ जाता तो स्टॉक के लिए और निगेटिव हो जाता। तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमारे फेयर वैल्यू करीब 750 के आसपास है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ये ग्रेजुअली स्लो मूविंग सेक्टर है, लॉन्ग टर्म में मैं बहुत बुलिश हूँ। स्लो मूविंग सेक्टर है, बट साल 1.5 साल में मुझे लगता है 750 फेयर वैल्यू होगी। अगर कितना 3-4 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पर ट्रेड करता है तो 750 तक के लक्ष्य तो हैं, और ये ओवरहैंग हटने की वजह से भी पूरे रिएक्शन काफी पॉजिटिव आना चाहिए स्टॉक। ओके, तो HDFC लाइफ कुछ लंबा समय देना होगा, लेकिन 750 को लेकर कन्विक्शन शरद जी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैश स्पेस में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, उस पर भी रहेगी नजर, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। हमने देखा शुक्रवार को कुछ हल्की सुस्ती के साथ 380 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। कुणाल जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चले नेहा। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने के लिए पूरी संभावना दिख रही है।
ओके, तो यह है आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। देखते हैं इस पर कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है। कोटक बैंक, मेहुल जी, इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। उदय कोटक साहब, इनका जो एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, बट उसके बाद ये बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे, तो जुड़े रहेंगे बैंक के साथ। ये खबर बेसिकली आपके लिए आई है। चार्ट्स पर कैसा लगता है कोटक बैंक सर? दीपांशु जी, देखिए कोटक की बात करें तो रिसेंट में हमने बहुत ही बड़ी रैली देखी, तकरीबन 1600-1700 के आसपास से ये 1900 के करीब आ गया है। अब यहाँ पर जो है एक शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं तो जो 3-4 दिन पहले का हाई इसने बनाया था तकरीबन 1900 के पास, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज एक तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट है, दूसरी बात एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आया है वहां पे। तो जो भी है नया तेजी, जो है नया अपसाइड है, वो 1900 के ऊपर ही होगा। मैं समझता हूँ कि 1900 अगर नहीं निकालता तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पर हो सकता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट है, बट 1900 के ऊपर यहाँ पर ऑलमोस्ट 5-7% के अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे स्टॉक में, फ्रेश बाइंग करनी है तो 1900 के ऊपर ही की जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए कोटक बैंक। तो कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, इन तीनों बैंक शेयर्स पर रखिए नजर, साथ ही एचडीएफसी बैंक भी फोकस में रहेगा। बैंक्स बेसिकली आपके रेडार पर रहने चाहिए, बट बाजार पर भी है नजर। और अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक कहीं और मिल गया सर? नहीं, इनफैक्ट मैं इस वीकेंड क्रूज पर था। अच्छा। हाँ, तो बस फॉर ए चेंज ट्रैफिक नहीं था। इन क्रूज के समय से आकर यहाँ तक पहुँचने वाला था। ओके, बट पूरा एक्शन वीकेंड पर रहा है, बिल्कुल नतीजों का, और ढेर सारी खबरें भी हैं, और मार्केट का एनालिसिस भी तैयार है। लेने भी आपके साथ चाहिए।